धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन के साथ साथ बहुत सारे और भी घटनाक्रम होते हैं जो रोचक रूप से सामने आते हैं, दिलचस्प रूप से सामने आते हैं, उन सबको भी आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। और ये बुलेटिन मैं आसानी से इसलिए रिकॉर्ड करके आपके सामने रख पाता हूं क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी एंड के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। जर्मनी की खबर के साथ शुरुआत करते हैं। चाकूबाजी हो गई है, अफगानी है कोई, उसने किसी बच्चे को भी मार डाला है, क्या पूरा घटनाक्रम? सबसे पहले तो ये बता दूं कि वहां के प्रवक्ता ने ऑफिशियली ना, लेकिन ऐसे करके बोल ही दिया है, बता दिया है कि इसमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से कोई लेना देना नहीं। ठीक। इसने अपनी अप्लाई की हुई थी पहले यहाँ के नागरिकता के लिए, लेकिन वह इनकार कर दिया गया था। तो इसने बड़ी शांति तरीके से कहा था ठीक है मैं अफगानिस्तान वापस चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में एक और खबर है कि पहले से यह मानसिक रूप से विकृति का इलाज करवाता रहा है, बीमार रहा है, कुछ उटपटांग हरकतें करता रहा है, इससे पहले भी चीज़ें चली हुई थी। और यह जो है सो अचानक कुछ ऐसा हुआ और जाके भीड़ में, मॉल में या कहीं पे उसने चलाया, एक छोट बच्ची को जैसा आपने कहा मार दिया, एक एडल्ट को भी मार दिया। तो इसका नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर है और जर्मन सरकार को, जर्मन पुलिस को ये सोचना चाहिए था कि मानसिक रूप से बीमार है, आपने इसे वापस जबरदस्ती भेज रहे हैं, उस हालत में इस पर ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन यह सारी की सारी वह भी कर रहे हैं वहाँ के जो लोग हैं कि जो बदलता एक तरह का नया तरह की मानवता जो हो रही है, जो वहाँ का पूरे विश्व में जो नजर आ रहा है, उसी का यह नतीजा है और कोई खास बात नहीं है। हाँ, बच्ची मारी गई है, बड़े अफसोसजनक बात है जी। क्या जो दक्षिण पंथ इस वक्त उभर रहा है पूरे यूरोप में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, वो चाहता है कि जानबूझकर ऐसी वारदातें हो तभी तो दक्षिण पंथ को बढ़ावा मिलेगा? वो चाहे ना चाहे, लेकिन यह चीज होना है। वह सांस्कृतिक जो भी है, पुराने जमाने की संस्कृति को लाने के नाम पे जो खुद हंगामा करवा रहा है, अपनी सत्ता में पकड़ करवाने के लिए वह खुद हंगामा करवा रहा है, ओपनली करवा रहा है, एक दूसरे को मरवा रहा है। और उसके पीछे है वह पूंजीपति वर्ग जो अपनी सत्ता ना छोड़ने के लिए, जो कि ऐतिहासिक रूप से मर चुका है लेकिन राजनीतिक रूप से अभी भी सत्ता में, उसको बचाने के लिए दक्षिणपंथी उसकी चमचागिरी कर रहे हैं और अपनी सत्ता में पकड़ बनाए रखने के लिए सब करवा रहे हैं जी। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम ब्रिटेन जो है इस मामले में कुछ कदम उठाता हुआ दिख रहा है। वहां पर चाकूबाजी की वारदातें हुई तो ऑनलाइन चाकू बेचने पर उन्होंने रोक लगा दी, लेकिन अमेरिका में अभी भी बदस्तूर हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक लड़के ने पहले एक लड़की को मारा, एक को घायल कर दिया, फिर बाद में खुद को भी उसने मार लिया है। तमाम जगह खबरें छपी हैं, लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम चलते हैं आयरलैंड की तरफ। प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर आयरलैंड की संसद में क्यों हंगामा हो रहा है सर? आयरलैंड में 2-3 प्रमुख पार्टियां हैं और किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। तो जो तथाकथित रूप से मीडियम वो है ना, लेफ्टिस्ट है ना राइटिस्ट है, सेंट्रिस्ट जिसको कहते हैं, उन लोगों ने आपस से मिलकर बड़ी मुश्किल से बहुमत बनाया है 87 पूरे 174 में। यानी जिनको चाहिए होता था 174 का था, करेंगे तो 82 होना चाहिए था और इन्हें 87 के आसपास बनाया हुआ है। तो और बढ़ाने के लिए इन्होंने, जो संसद में जब बहस बात चल रहा था, जो इंडिपेंडेंट थे उसको लुभाने के लिए इन्होंने विपक्ष में जाके बिठा दिया अपने उससे लोगों के साथ कि तुम जाओ और उसमें बोलो और कुछ ना कुछ हो, मतलब कुछ धांधली करने की कोशिश कर रहे थे। वामपंथियों ने बड़ा हंगामा मचाया और कहा कि यह गलत बात है, यह बोलने का हमारे अधिकार के जगह पर उसको दिया गया है और इसलिए जो कल ही चुनने वाला था शायद आज चुने जाएंगे या कल चुने जाएंगे, डिले हो गया, लेकिन बनेगा उन्हीं का प्रधानमंत्री आएगा और कोई बात नहीं है। लकली भारत जैसा हंगामा नहीं हुआ जैसे यहाँ पे संसद में होता है, लेकिन हंगामा हुआ जी। आईसीसी को लेकर जो है बातें होती हैं ज्यादातर गाजा में, ज्यादातर म्यांमार में और तमाम जगह पर, लेकिन अब इटली को नोटिस काहे जारी कर दिया है आईसीसी ने? वहां पे एक इन्होंने एक लीगल वो चीज बनाया हुआ है, रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट। कहने के लिए बड़ा अच्छा नाम लगता है कि जो बेचारे हो गए उनको उन्हें रिफॉर्म लाया जाए और रिहैबिलिटेट फिर से उनको बसाया जाए, लेकिन मसला कुछ और है। वैसे लोगों को, जो कि लीबिया के लोगों को जिनके घर बार आपने लूट लिए हैं, जला दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं और सरकार का विरोध कर रही है, उनको पकड़ के तकरीबन उसी तरह जैसे चीन के जियांग कोई जगह है, प्रांत है वहाँ पे,
उइघर जगहों में जो होता रहा है, वहाँ पे भी रिहैबिलिटेशन है। जो सरकार के विरोध करते हैं उनको पकड़ के ले जाते हैं, जी। उनको जबरदस्ती लेबर कैंप में रखते हैं। लेबर कैंप का अच्छा उपयोग हो सकता है। जो वास्तव में क्रिमिनल हैं उनको अब शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, उनको बराबर का अधिकार देके फिर छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर रिहैबिलिटेशन में इस बंदे को इसको छोड़ा गया है। यह केवल वॉर क्राइम ही नहीं किया, बलात्कार वगैरह भी करता था, सब तरह की चीजें करता था, यानी बड़ा ही घिनौना स्तर तक पहुंच गया था। और इसको जो है, चूंकि उसने इटली की भी किसी जनता के साथ ऐसा किया था, तो उसको पकड़ के इटली ले गए थे। अब इटली की सरकार कहती है कि कुछ लीगल प्रॉब्लम हो गया है, कुछ टेक्निकल हिच आ गया, क्या है उन्होंने बताया नहीं, और इसलिए उन्होंने इसको छोड़ दिया है और वापस वहां ला दिया। फिर से ये बंदा यही काम करेगा। यह ज्यादा उम्र का नहीं है, 35 साल के आसपास का उम्र का है, और इस पर आईसीसी ने हंगामा मचाया। वैसे आपको पता है कि इटली के प्रधानमंत्री दक्षिणपंथी हैं, लेकिन ऐसे बलात्कारियों को छोड़ना, पूरे विश्व भर में जो चीज हो रहा है, यह बहुत घिनौना रूप ले रहा है। जी, कुछ लोग बड़े दीवाने हैं उनके, हो सकता है ये भी उनको पत्र लिखता हो रोजाना छोड़ने के लिए, और उसके पत्र की कुछ लैंग्वेज ऐसी हो कि उससे प्रभावित हो गई और उन्होंने कहा चल मैं तुझे क्षमादान देती हूँ। खैर छोड़ देते हैं सिर्फ को, अगली खबर का रुख करते हैं। ये ब्रिटेन की सरहद में रूस का समुद्री जासूसी जहाज क्यों घुस आया सर? वो सरहद में नहीं घुसा है, ये लोग शोर मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। वैसे जब से युद्ध शुरू हुआ है, तो एक चीज बताऊं कि अमेरिका का कहना है कि आपका 12 नॉटिकल माइल, यानी कुल मिला के 20 किलोमीटर तक आपका जमीन जहां से खत्म होता है वहां से आपका अधिकार है, जबकि विश्व की बाकी जनता कहती है कि 200 किलोमीटर का हमारा अधिकार है। खैर वह लड़ाई तो खैर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका कोई हल अभी हाल फिलहाल में नहीं है। उस हालत में यदि 12 नॉटिकल माइल का है, और रूस के पूरे सरहद के आसपास में, ब्लैक सी में, दूसरे जगहों में, नेटो से संबंधित क्षेत्रों में आपका टोही विमान, आपका पनडुब्बी, आपका जहाज चल रहा है, और सारा का सारा लेके आप यूक्रेन को बता रहे हैं, वहां बमबारी करवा रहे हैं, तो रूस भी यह पता करना चाहता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। केवल ब्रिटेन ही नहीं, पूरा यूरोपियन यूनियन के जगहों में अपने विमान, अपने पनडुब्बी जहाज और ये सब जहाजें भेज के पता करने की कोशिश कर रहा है कि कौन कौन सा जहाज कहाँ चल रहा है। इनको जब पता चला तो इन्होंने हंगामा मचाया। इस पे वहां के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा सबसे नंबर 1 देश रूस है, और रूस हम पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। यानी बिल्कुल वाहियात बात, मनगढ़ंत बात की हंगामा मचा दी। और इस पे जो मुख्य रूप से जो न्यूज हेडिंग आया वह आया कि स्टारमर ने पुतिन को धमकी दे दी है कि तुम आगे बढ़ोगे तो खैर नहीं होगा। जी, चलिए अगली खबर देख लेते हैं, क्योंकि खैर तो लगता है उन लोगों की नहीं हो रही है जो यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि सीएनएन एक रिपोर्ट छाप रहा है कि 60 ठिकानों पर और आगे बढ़ गई है रूस की सेना। ये क्या कहलाता है? सीएनएन ही तारीफ कर रहा है रूस की। सीएनएन संभवतः रशिया टुडे का वो ले रहा है, और बाकी जगहों में देखो तो हो रहा है। इसकी बार बार मैं हर रोज जो है 1-2 दिन का आजकल गैप होने लगा है, बनाने लगा हूं रशिया और यूक्रेन के युद्ध पे। तो उस युद्ध के दौरान कुछ खास जगह हैं वहां जहां की रशिया काफी तेजी से बढ़ रहा है। एक तो कुर्स्क ही है, उसकी चर्चा कर रहा है, वो लोग कर रहे हैं, और उसके बाद से कई अन्य जगहों की 60 ठिकानों में चर्चा कर रहे हैं। दक्षिण पूरे डॉनबास एरिया में, दक्षिण से लेकर जापोरिजिया से होते हुए, मैं जगहों का नाम नहीं लूंगा, वो हमारे ठीक है। जनता के लिए कोई खास नहीं होगा, और पूर्व में लेकर, और ऐसे जगह हैं जहां से कोई बढ़ के, और पूरे डॉनबास के एरिया में वो अपना कब्जा करना चाहते हैं। खारकों को भी लेना चाहते हैं ऊपर में, और नीचे में जापोरिजिया को लेना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे 70% तक लोग जो है सो रूसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद कि वो बैंड कर दिया है यूक्रेन में। हम्म। और रूस कहता है कि यदि हम ऐतिहासिक रूप से ले तो हमारे अंदर आता था, जी। और इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहता। इसके बावजूद कि ट्रंप ने कल धमकी दे दी है पुतिन को एक तरह से कि यदि आप नहीं मानेंगे समझौता को, तो जितने भी आपके सामान हमारे अमेरिका में आते हैं उन पर सब तरह से हम प्रतिबंध लगाएंगे, विश्व कहीं और आते उन पर प्रतिबंध लगाएंगे, हमको छोड़ेंगे नहीं। एक दिन में ही उनका रुख बदल गया। तो ये बातें जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और रूस बड़ी तेजी से उन जगहों में बढ़ रहा है। जी, सही बात है। वैसे अमेरिका ने जिसको अपना दूत बनाया है यूएन में, वो ये भी बोल रहा है कि वेस्ट बैंक का इलाका बाइबल के मुताबिक इजराइल का है। तो अब कुछ हिसाब किताब जो भी चलेगा आने वाले समय में वो ऐसे ही चलेगा। अगली खबर भी हमारे पास रूस और यूक्रेन की जंग से जुड़ी हुई है। अक्टूबर से अब तक कुर्स्क में 1000 उत्तरी कोरिया के फौजी मारे गए हैं, बीबीसी रिपोर्ट छाप रहा है सर। अब बताइए, बीबीसी 1000 बोल रहा है, जेलेंस्की उसको 3000 बोल रहे हैं। और सबसे मजेदार है कि आईएसडब्ल्यू, जो कि एक तरह से एनजीओ का है अमेरिका का, मिलिट्री पे वो खबरें डालता है, बोलता है कि 2025 यानी इस साल के जून तक वहां पे करीब 35 से 45 हजार नॉर्थ कोरियाई जो सैनिक या तो मारे जाएंगे या तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे।
क्योंकि अब उनको प्रमाण मिल रहा है, एक मिला था बंदा वो मर गया, दो को पकड़ कर रखा हुआ इन्होंने, वो पता नहीं कहाँ का, वो भी अभी तक प्रूफ नहीं कर पाए ना। नॉर्थ कोरिया का कोई उस तरह का चीजें दिखा पा रहे हैं। और अब कह रहे हैं कि उसके बाद से नॉर्थ कोरिया के और सैनिक आएंगे, मतलब दसों हजार में आएंगे। ये लोग हवा में बात कर रहे हैं। एक छोटा सा मैं उदाहरण लूं, जब जी रोमानिया में जब हंगामा चल रहा था, उस समय एक तरह से सोशलिस्ट पार्टी का था, चौसेस्की और उनकी पत्नी का था, उस समय हंगामा चल रहा था पूरे वेस्टर्न मीडिया में कि एक भी ब्रेड नहीं मिल रहा है। और हंगामा करके फाइनली, चूंकि यूएसएसआर खुद ही उससे अलग हो रहा था, उसको कहीं भी सपोर्ट नहीं करने वाला था, और वहां पर जब हंगामा हुआ, उन पति पत्नी को मार दिया गया और सत्ता इन अमेरिकी परस्त लोगों का हो गया, तो अगले दिन से लोगों ने पूछा तो भाई ब्रेड की कमी तो कहीं नहीं हो रही है। और आपने कहा था 75,000 अंदर बंद हैं। वह सब कुछ नहीं था, बिल्कुल हवा में बातें। नॉर्थ कोरिया सैनिक वहां लड़के इस हजारों में मर रहे हैं, और उसके कारण यहाँ यूक्रेन का कोई नहीं मर रहा है। यह सब शुद्ध बकवास है, कोई मायने नहीं है। जी चलिए, अगली खबर चल रही है, आपने भी देखी होगी कि 1.5 घंटे तक पुतिन के और शी के बीच में बातें हुई हैं, और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उससे पहले हमने कल इस पे बात भी की थी कि ट्रंप ने फोन किया शी को और कहा कि भैया पुतिन को समझाओ। क्या कुछ निपटता हुआ दिख रहा है? इस समझाने से कोई अंतर नहीं आ रहा है। जहां तक रूस का जो सोशल मीडिया है, स्पेशली टेलीग्राम वगैरह पर मैं देखता हूं, और उसमें दूसरों को भी देखता हूं, ऐसा नहीं केवल रूसी मीडिया को ही देखता हूं, यह साफ नजर आ रहा है कि वह लोग समझ रहे हैं। पहले से भी कह रहे थे, हालांकि कुछ आशा था, अब वो आशा खत्म हो रहा है। और इसमें खासकर पूरे यूरोपियन यूनियन, जो एक तरह से अब अमेरिकी अ, पंजे में जा चुका है, उसको कहीं से भी ट्रंप भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। और वो लोग पूरी तरह लग गए हैं कि आप मदद करें ना करें, हम जरूर करेंगे। और जहां तक जेलेंस्की की बात है, वो भी काफी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं कि अब तो आसरा मात्र यूरोपियन यूनियन पे बच गया। लेकिन इसके बावजूद यह भी कर रहे हैं कि जितना इनके पास करीब 40 ठिकाने हैं जहां की मिलिट्री प्रोडक्शन होता है, और रशिया में केवल 20-25 है, और रशिया ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्या बात है? मतलब पूरी तरह से हंगामा मचा रहा है। लेकिन उन बातचीत से कोई भी खास असर नहीं पड़ने वाला है, मुझे लग रहा है, अनलेस चमत्कार ना हो जाए, या अंदर में कुछ बातें चल रही है, रशिया को कुछ ये लोग दे रहे हैं, तो वो देखने की बात है, अभी पता नहीं चल पा रहा है। जी चलिए, अब रुक करते हैं अमेरिका से जुड़ी हुई खबरों का। पिछले 2 दिन में अगर ट्रंप को वॉच किया जाए तो ऐसा लगता है कि उसने पूरे 4 साल का खाका 2 दिन में ही निपटा कर पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। लेकिन उसके फैसलों पर भी विवाद हो रहा है। बहुत सारी राज्यों में उस पर मुकदमे हो रहे हैं। जन्म जात जो नागरिकता का अधिकार है उसको लेकर हमने कल इस पर बात की थी। कल एआई का ऐलान जो किया था ट्रंप ने, उसको लेकर आज मस्क और वॉल्टमैन आपस में भिड़ रहे हैं। क्या झगड़ा है इनके बीच सर? ये एआई का जो इन्होंने नया कंपनी बनाया है, ओपन एआई, इसमें मस्क का और जो दूसरे आपने ओल्टमैन का जो जिक्र किया, ये दोनों मिलकर इन दोनों का दिमाग था, लेकिन बाद में मस्क को हटा दिया गया। जो भी है, इनकी बातें नहीं मानी गई। और इसमें जो है, आपने कल भी इसकी चर्चा की थी ना, 500 बिलियन के लागत की बात है, और इतना भारी संख्या में जा रहा है। और उसमें एलॉन मस्क ना हो तो जरूर शोर मचाएंगे, और उसमें वो शोर मचा रहे हैं, क्योंकि एलॉन मस्क का शुरू में था कि वह जनता को फ्री दिया जाएगा, जबकि इनके विपक्षी जो अब बन चुके हैं वह इसके लिए तैयार नहीं। और 500 बिलियन अगले साल में, अगले 5 साल में जो भी लगता है, वह साधारण बात नहीं है। और जबकि उसका आधार ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखना है कि ट्रंप इसको कैसे सुलझाते हैं, या दोनों क्या कहते हैं, बिल्लियों की लड़ाई में बंदर कितना खुद लूट ले जाता है, वो देखने की बात होगी। जी या बंदर की लड़ाई में बिल्ली कैसे दूध पी जाती है, ये भी कहा जा सकता है। खैर एक खबर और है कि ट्रांसजेंडर जो हैं वो अब खेलेंगे कूदेंगे ही नहीं, फौज में भी भर्ती नहीं होंगे। जिसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि भैया अमेरिकी सेना में तो 9,000 ट्रांसजेंडर हैं, उनका क्या होगा अब? ये बहुत बड़ा खराब निर्णय है, यह गलत चीज़ है। हमारे यहाँ दिल्ली तक में भी, कहने के लिए कैपिटल है हमारे भारत की, जो एक तरह से कहें तो विश्व गुरु बनता जा रहा है, वहाँ भी ये ट्रांसजेंडर, जिनको खराब भाषा में कुछ और छक्के वगैरह कहते हैं, जो कि नहीं कहना चाहिए, तो वही बेचारे आके भीख मांगते हैं। जी हाँ, और सड़क के किनारे खड़े होते। हालांकि कोई मेरे सज्जन कह रहे थे कि अब वो है एक काफी बड़ा बिजनेस हो गया। कई मर्द जो बेरोजगार हैं, अब वो जो मुख्य जो हैं ट्रांसजेंडर हैं, वो घर में बैठते हैं, वो बॉस बन चुके हैं। उनके अंदर में 30-40 ये लगाए गए हैं, जो कि इस तरह का कपड़ा पहन के, वो करके, पेंट पुंट करके, जो भी है, और सड़क किनारे खड़े होते हैं। कुछ परसेंट इनको देता है, कुछ को परसेंटेज उसको मिलता है, या महीने पर रखा गया, वो सब चीजें हो रही है। जो भी हो, यह प्रकृति का दुर्भाग्य है, और हमारे विज्ञान उतना नहीं बढ़ पाया है कि उसको हम रोक सके, मेडिकल साइंस। लेकिन उनको इस तरह हम दंडित क्यों करें, यह समझ नहीं आता है। जी
चलिए खैर, ये भी एक कारोबार है, भीख मांगने का भी, और लोग, हजारों लोग जो है 1,000 रुपए एक एक दिन में कमा रहे हैं। आप पाकिस्तान की खबरें देखेंगे तो वहां तो बाकायदा टिकट लेकर दूसरे देशों में जा जाके लोग भीख मांग रहे हैं। वहां की सरकार उसको लेके कानून भी बनाने की बात कर रही है। हमारे यहाँ इंदौर में भी भीख मांगने पर पूरी तरीके से कानून बना दिया गया, प्रतिबंध लगाने के लिए। खैर, अब रुक करते हैं गाजा, सीरिया और ईरान से जुड़ी खबरों का, और पहला अपडेट है सीरिया से। फ्रांस को क्या दिक्कत है? बशर अल असद के खिलाफ वारंट जारी कर रहा है। एक इन्होंने 2023 में भी जारी किया था कि इन्होंने बमबारी करवाई थी, उसमें काफी सैकड़ों लोग मारे गए थे, और उसमें सरीन नामक एक केमिकल एजेंट का इस्तेमाल किया था, जो कि बहुत पहले ही साबित हो चुका है कि यह विद्रोहियों द्वारा, विपक्षियों द्वारा किया गया था। यानी वहाँ के ISIS जो है उन लोगों ने किया था जो अमेरिका से लेके आए थे, लेकिन इसके बावजूद किया था। अभी जो है कहते हैं कि इन्होंने 2017 में इन्होंने एक बमबारी करवाई थी, जिसमें एक सीरियन जो कि फ्रेंच नागरिक था वो मारा गया था। उसके खिलाफ इनको लगता है कि सबूत होगा, और अभी तक इसलिए नहीं उनको पकड़ पा रहे थे क्योंकि वह राष्ट्रपति थे, इसलिए बच रहे थे। अब तो भगौड़ा है, इसलिए उनके खिलाफ वारंट फिर से इशू कर दिया वहां के 2 कोर्ट में। इसका हालांकि कुछ होने वाला नहीं, किसी की औकात नहीं है कि रूस में जाके इनको पकड़ के ले। जी, IDF जो इजराइल की सेना है, उसने इतने सारे फ्रांसीसियों को मारा है गाजा में, लेबनान में, उसको लेके कुछ नहीं दिखता इनको। IDF तो इनका मतलब कहें तो एक चहेता इनका बनाया हुआ चीज है, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति भी भाग भाग के दौड़ रहे हैं, जर्मनी के भी, अमेरिका तो खैर है ही है, बाकी लोग भी हैं। तो उसके खिलाफ इनको बोलने की कोई हिम्मत नहीं है। वैसे बाय द वे इसने ICC ने कहा है, ICJ ने कहा है कि जिस तरह का दोषारोपण लगाया गया है जनसंहार का इजराइल पर, केवल गाजा के लिए नहीं है, जो वेस्ट बैंक में कर रहे हैं उसके ऊपर भी लग सकता है। जी, बिल्कुल। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो आ रही है ईरान से। क्या ईरान बदल रहा है? और ट्रंप के आने से पहले की आहट और ट्रंप के आ जाने के बाद की शुरुआत से उसके बदलाव साफ दिख रहे हैं, क्योंकि वहां के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि अब लड़कियां बाल खुला रख सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि कानूनन अभी भी बाल खुला रखना अलाउड नहीं है, लेकिन हम अब उनको नहीं पकड़ेंगे। हम अपने अधिकार का उपयोग नहीं करेंगे उनको पकड़ने की। ऐसे भी वहां की राजधानी में और खास खास शहरों में लड़कियां बिना बाल ढके घूम रही हैं, विरोध कर रही हैं, तो हम जबरदस्ती उनके ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे, वह जैसा चाहती है वैसा रहे। लेकिन इसका मतलब यह है कि सरकार और जो धार्मिक खेमा उनके बीच में जो एक कंट्राडिक्शन है, वह विवाद है, वह और बढ़ेगा। जी, लेकिन फिर खबर भी ये आई है, अच्छा कदम है। जी, चलिए, एक खबर ये आई है कि ट्रंप ने फोन किया है MBS को, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान को, जो राजकुमार बना घूम रहा है सऊदी अरब का। क्या बात की होगी, क्या मुद्दे रहे होंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि शी के बाद पहला फोन पूरे मध्य एशिया में उसी को किया गया। मध्य एशिया ही नहीं, पूरे विश्व भर में MBS को उन्होंने इसके लायक समझा कि उनसे बातें की, और MBS की इच्छा है कि वह लोग गाजा में जब चीजें सामान्य हो जाए और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी वेस्ट बैंक से भाग चुका है, तो उनके नेतृत्व में देखभाल की जाए। इसको इजराइल ने नकार दिया है, इन्होंने अंदरूनी बातचीत की थी, ट्रंप ने भी नकार दिया कि भैया ऐसा चीज होना अभी के हालत में हम नहीं कर सकते हैं। और इसके बदले में इन्होंने 60 बिलियन या कितने का, वह मुझे डेटा नहीं मिल रहा है, लेकिन इतने ही के अनुमान में इन्होंने वहां इन्वेस्ट करने की बात की, और कहा कि आगे जरूरत होगा तो हम और भी करेंगे। माफ कीजिएगा, 60 नहीं, 600 बिलियन अगले 10 वर्षों। यह बहुत भारी अमाउंट है, इसीलिए मैं इसको ढूंढ रहा था, इसको नोट किए हुए था। और इसलिए महत्व उस देशों का है जो कि अमेरिका में पूंजी लगाए और यहाँ की चीजों को बढ़ाएं, और अमेरिका में लगेगा तो अमेरिका उसको लूटेगा। और इसके लिए MBS तैयार है, इस शर्त पे कि मध्य एशिया में या मिडिल ईस्ट में जो भी हम कहें, वहां पे उनके महत्व को माना जाए, ना कि ईरान का, और ना ही जो उनके तथाकथित मित्र भी बने हुए हैं टर्की का उनका, बल्कि इनको दिया जाए इजराइल के बाद से, जो अमेरिका तैयार नहीं है। क्या इसी वजह से लेबनान से ज्यादा दोस्ती काट रहा है सऊदी अरब? क्योंकि अभी राष्ट्रपति बनने के बाद जोसेफ ओन सऊदी अरब गए थे, अब खबर आ रही है कि सऊदी अरब के डिप्लोमेट्स जो हैं लेबनान जाएंगे। क्या वहां पे हिजबुल्ला को पीछे रखना है, ईरान को पीछे रखना है, इसलिए सऊदी अरब ज्यादा चमक रहा है? निश्चित रूप से ये लोग कोशिश कर रहे हैं, चूंकि हिजबुल्ला बाई लाज कहें तो 90 से 95% इंटैक्ट है। 4-5% जो भी उसका हुआ, वो उसने जो पेजस उड़ा दिए या जो भी इनके नेतृत्व को मार दिया, लीडरशिप पे कई लोगों को मार दिया,
कोई अंतर नहीं पड़ता है। वह इस बीच में भी शायद रिकूप कर गए होंगे, कहने के लिए तो हमास भी रिकूप मतलब वापस ताकत ले चुके हैं, तो हमास भी ले चुके हैं। लेकिन अब पॉलिटिकली इन लोगों की कोशिश है कि जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और नए प्रधानमंत्री जो आईसीजे के जो चीफ है वो आ रहे हैं, उनके थ्रू मिलके इसको किनारे किया जाए और इनके महत्व को बढ़ाया जाए, इनके मध्यस्थता को बनाया जाए। ये ललचाए हुए दो चीज, एक तो इसराइल से संबंध बनाना चाहते हैं और दूसरा अमेरिका से एक तरह से कहें तो सिक्योरिटी का गारंटी चाहते हैं। पता नहीं कौन सी गारंटी अमेरिका से चाहते हैं, किसके खिलाफ चाहते हैं। जी, क्या ये इनकी अपनी रणनीति कूटनीति है या अमेरिका ही इनको कह रहा है कि जाओ सऊदी अरब, तुम लेबनान में घुसो, वहां से फिर ईरान को हटाना, हिजबुल्लाह को रोकना हमारे लिए आसान होगा और फिर धीरे धीरे करके गाजा के तुम करीब रहोगे, उसमें भी हमें फायदा मिलेगा? ये सब का सब वही है, लेकिन सब के सब के पीछे में, जैसा आप धंधा कहते हैं या पूंजी है, व्यापार है, 600 मिलियन बिलियन है, मतलब खरब उतने की डॉलर का वहां पर लगाने को तैयार हैं। यहाँ से तेल जाने में सबसे आगे रहना चाहते हैं, बाकी जगह से जितना है ये खुद रहना चाहते हैं। सब कुछ है, सबका बेस वही है और इसीलिए सब मिलके अंदर में, चूंकि बीच में मध्यस्थता करने वाले अब छोटे छोटे भी देश उभर के आ गए, यूएई है, कतर है, और इसमें छोटे मोटे रूप से हम ना भूलें जहां जॉर्डन है इनसे सटा हुआ है, इजिप्ट है, सब के सब आपस में लड़ रहे हैं। और जितने इनके जो बॉस हैं, जो पूंजीपति वर्ग है या वित्तपति हैं, अपने अपने लिए लड़ रहे हैं। इनको अरब कंट्रीज, अरब पीपुल से कुछ भी लेना देना नहीं है। जी, एक खबर यह भी छपी है कि नेतन्याहू से बात की है अमेरिका के नवनियुक्त विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने, और उसी के साथ उसने सऊदी से बात की, यूएई से बात की है, गाजा के हालात को लेकर बात की है। वेस्ट बैंक में आपने कहा यह कि किस तरीके से हमले इजराइल ने अब शुरू कर दिए हैं और आईसीजे ने उसको भी युद्ध अपराध एक तरीके से माना है और उसको भी जनसंहार करार दिया है, वहां पे ही मामला चल सकता है। तो एक तरफ राष्ट्रपति एक्टिव है और दूसरी तरफ उसका विदेश मंत्री भी मध्य एशिया में एक्टिव है। अब ये विदेश मंत्री कहा कि पीछे वाला इतना घूमा तो हम क्यों नहीं घूमे। तो ये, और दूसरे पहले वाले ने जो जो भी किया है उसको पलट के अपने तरफ से करना है, अपने तरीके से करना है, और ये सब मिला के वही हो रहा है और कुछ भी नहीं है, दिखावा है। अब सारा देखेंगे 3 महीने के अंदर यह सब का सब जो भी इनका एक ऑरा बना रखा, हवा बना रखा, आप देखेंगे ट्रंप ने इतना बड़ा बैलून बना दिया है कि उससे आगे आने के लिए 3 महीने में उससे बड़ा बनाना पड़ेगा। तो बैलून फूटना ही फूटना है, और उससे बड़ा आगे क्या बनाएंगे। अब यही सब करेंगे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जो दो बड़े पूंजीपति एलॉन मस्क, उसके बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लड़ाई चल रही है, उसमें दूसरे बंदे ने कहा है कि एलॉन मस्क को समझना चाहिए कि केवल अपने लिए नहीं सोचे, मेक ग्रेट अमेरिका अगेन उस पर भी सोचे, वहां से मतलब उस पर वो काउंटर अटैक करे। यही चीज यहां भी होने वाली है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अक्रम।